Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about heap sort, radix sort, bucket sort, shell sort. In that chapter, in the second chapter, there are two topics which is remaining. First is counting sort and the another is अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, जिसके अंदर तीन मेथड है, एग्रीगेट एनालिसिस, पोटेंशियल मेथड एंड थर्ड इज़ अमोर्टाइज मेथड. तो ये चीज़ें जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू GTU एग्जामिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैं मेरे नेक्स्ट यूनिट में आपको अभी ले जा रही हूँ. अभी हम थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे. थर्ड यूनिट इज़ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम. यहाँ से आपकी एल्गोरिदम की एक्चुअल मेथड्स जो है वो स्टार्ट हो रही है कि एल्गोरिदम कितनी टाइप्स की मेथड्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. उसके अंदर की सबसे पहली मेथड है डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम. डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम में हमें जितने टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें है रिकरेंस इक्वेशन, डिफरेंट मेथड टू सॉल्व रिकरेंस इक्वेशन, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, उसके बाद मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर नंबर्स, उसके बाद कुछ डिवाइड एंड कंकर मेथड के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. रिकरेंस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है, उसके बाद होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस, मास्टर्स मेथड, रिकरेंस ट्री मेथड, इंटेलिजेंट गेस वर्क मेथड, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड एंड रेंज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ये सारी मेथड्स हम अभी के लिए स्कीप कर रहे हैं. ये सारी मेथड्स मैं ये चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी. अभी हम एक्चुअल डिवाइड एंड कंकर मेथड क्या है उसके ऊपर जा रहे हैं कि एक्चुअली डिवाइड एंड कंकर जो है वो क्या कर रहा है. तो डिवाइड एंड कंकर जो है उसे हम बोल सकते हैं कि डिवाइड एंड कंकर बेसिकली रिकर्सिव एल्गोरिदम है. वो रिकर्जन में ही आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. जैसे डिवाइड एंड कंकर से आप देख सकते हो कि डिवाइड का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दी है तो उसको सब पार्ट में डिवाइड करो. उसके बाद आता है कंकर. तो कंकर का मतलब होता है कि उसके सब प्रॉब्लम्स जो है उसके सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करो. मतलब छोटी छोटी साइजेस के प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग सॉल्व करो. वो सॉल्व हो जाने के बाद थर्ड स्टेप इज़ कंबाइन. तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन को कंबाइन कर देंगे. तो ये तीन स्टेप है डिवाइड एंड कंकर के. ये तीन स्टेप में डिवाइड एंड कंकर जो है वो वर्क करता है. उसके बाद है डिवाइड एंड कंकर रनिंग टाइम एनालिसिस. तो रनिंग टाइम एनालिसिस ऑफ डिवाइड एंड कंकर जो है वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट करता है. हमें यहाँ पे कोई रनिंग टाइम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप स्क्रीन पे एक इक्वेशन देख सकते हो, T ऑफ n इज इक्वल टू AT(n/b) प्लस F ऑफ n. तो वो चीज़ क्या है, वो मास्टर्स मेथड का इक्वेशन है जो मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें देखनी है. उसमें से एक मेथड है मास्टर्स मेथड जो हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, पर हम आगे वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. तो उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक सिंपल चीज़ याद रखो कि अगर आपको डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो विद द यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन हम कोई भी प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन डिवाइड एंड कंकर मेथड. उसके बाद डिवाइड एंड कंकर के प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रॉब्लम है डिवाइड एंड कंकर का, दैट इज़ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम. बाइनरी सर्च प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग शायद DS सब्जेक्ट के अंदर बाइनरी सर्च मेथड पढ़ के आए हो. बाइनरी सर्च इज़ द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच. जब भी आप बाइनरी सर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है बाइनरी सर्च ऑटोमेटिक आपको सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा. सॉर्टेड ऑर्डर के बाद आपको वो पर्टिकुलर एरे में से कोई X एलिमेंट फाइंड करना है और वो उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि कौन सी पोजीशन पे आपको वो एलिमेंट मिलेगा. अब यही चीज़ मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा. तो ये है बाइनरी सर्च का एग्जांपल. यहाँ पे देखो आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स अवेलेबल है, जिसकी इंडेक्स है 0 से लेके 6 तक की. इसके अंदर है 3, 6, 7, 11, 32, 33 एंड 53. मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज़ 7. मतलब मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है 7 जो मेरे पूरे एरे में कहाँ पे है वो मुझे पता नहीं है.
तो सबसे पहले हमें एक अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। मान लो कि आपका यहाँ पे जो एरे है वो 0 से लेके 6 तक का है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट हो जाएगा 3, विच इज़ ऑब्वियस। हायर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 3। यहाँ पे हमारी हायर वैल्यू जो है वो 6 है, लोअर वैल्यू इज़ 0। यहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू लेनी है, तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो हमें मिल गया है 3। तो अब थर्ड नंबर के इंडेक्स पे देखो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज़ 11। ऑब्वियसली ये एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो आपको 7 अगर चाहिए तो आपको 11 से लेफ़्ट वाला जो लिस्ट है वो ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 11 से राइट वाले लिस्ट में तो 11 से बड़े ही एलिमेंट होंगे। तो आपको मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे कि आपके मिड पॉइंट की वैल्यू और आपकी वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो वहीं पे आपका सर्च कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि मिड पॉइंट से छोटी वैल्यू है तो आप लेफ़्ट सब लिस्ट सर्च करोगे, और अगर मिड पॉइंट से बड़ी वैल्यू है तो आप राइट सब लिस्ट सर्च करोगे। तो ऐसे आपको देखना है कि आगे अब यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इज़ 7 इज़ लेस देन मिड पॉइंट, देन यस। अगर यस है तो मेरा टारगेट जो है वो लेफ़्ट साइड पे सर्च करने जाऊँगी। अब लेफ़्ट साइड के एरे में देखो हमारे पास हायर वैल्यू है 0 एंड लोअर वैल्यू है 2। तो अगर मैं 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 1। तो इंडेक्स ऑफ 1 के ऊपर मेरा कौन सा एलिमेंट है, तो वो है 6। तो 6 जो है वो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है नहीं है। तो मुझे अगेन देखना पड़ेगा कि मेरे मिड पॉइंट से मेरी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है कि लेस है। अगर ग्रेटर है यस तो मैं राइट सब लिस्ट सर्च करूँगी, मतलब मैं एरे ऑफ 2 पे चली जाऊँगी। फिर अब हमारे पास सिंपल एक ही वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि मेरा इज़ x इज इक्वल टू मिड पॉइंट वैल्यू। तो देखो कि 7 इज इक्वल टू मिड पॉइंट है, यस। देन आपका जो सर्च है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये पूरी प्रोसीजर कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक आपको आपका एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक। तो ऐसे करते करते आप सर्च कर सकते हो आपका जो एलिमेंट आपको चाहिए वो। तो कितना भी बड़ा एरे होगा आप इजीली सर्च कर सकोगे। ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, ये इटरेटिव मेथड का एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली बाइनरी सर्च का रिकर्सिव एल्गोरिदम ही एग्जाम में आएगा और आपको यही चीज़ करनी है। तो बाइनरी सर्च का एक सिंपल एल्गोरिदम अगर हम देख ले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक n की वैल्यू लेंगे, n इज़ नथिंग बट योर इंडेक्स वैल्यू, और x लेंगे, x इज़ नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, उसके लिए मिड फाइंड करेंगे, मतलब i + j डिवाइडेड बाई 2 किया। फिर मैं सर्च करूँगी कि, और उसकी वैल्यू मैंने k में डाल दी है। फिर मैं सर्च करूँगी कि इफ़ x इज़ लेस और इक्वल टू t ऑफ k है। अगर ऐसा है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, t ऑफ i अप टू k कॉमा x, और अदरवाइज हम क्या रिटर्न करवाएंगे, k + 1 से j का सब लिस्ट। मतलब यहाँ पे आप देखो i जो है वो आपका लोअर इंडेक्स हो गया, j जो है वो आपका हायर इंडेक्स हो गया, और k जो है दैट इज़ योर मिड पॉइंट। अगर आपकी वैल्यू k से t ऑफ k से, मतलब वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स से छोटी है, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट सब लिस्ट सर्च करोगे। तो उस टाइम पे आपका जो एरे बनेगा वो हो जाएगा i से लेके k तक का एरे। और अगर आपकी वैल्यू t ऑफ k से बड़ी है तो आप राइट सब लिस्ट सर्च करोगे, तो उस टाइम पे आपका एरे जो है वो बनेगा k + 1 से लेके j तक का एरे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि ये हमारा मिड पॉइंट था 11, तो हम लेफ़्ट साइड सर्च कर रहे हैं तो हम 0 से लेके 2 तक का सर्च करेंगे, मतलब मैं i से लेके k - 1 तक का सर्च करूँगी। और अगर मैं राइट पे जाऊँगी तो मैं 4 से लेके 6 तक का सर्च करूँगी, मतलब मैं k + 1 से लेके j तक का सर्च करूँगी। तो वही चीज़ हमें ये एल्गोरिदम में याद रखनी है। ये एल्गोरिदम एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपको एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप पूरा एग्जाम्पल जो है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। दूसरी बात, बाइनरी सर्च मेथड जो है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, उसका एल्गोरिदम करना पड़ेगा और उसकी थ्योरी भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एल्गोरिदम विथ एग्जाम्पल। तो आपको पूरा उसका एल्गोरिदम लिखना है, उसकी थ्योरी जैसे ऐसे ही लिखनी है कि मिड पॉइंट पहले फाइंड करो, फिर मिड से अगर छोटी वैल्यू है तो हम लेफ़्ट सब लिस्ट सर्च करेंगे, बड़ी वैल्यू है तो हम राइट सब लिस्ट सर्च करेंगे। छोटी लेफ़्ट सब लिस्ट जब सर्च कर रहे हो तो आपका इंडेक्स बनेगा 0 से लेके k - 1 तक का, और अगर राइट सब लिस्ट सर्च कर रहे हो तो आपका एरे बनेगा k + 1 से लेके j तक का। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली एक्सप्लेन करवाने के बाद आपको ये एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा।
ये अल्गोरिदम एक बार हो जाए उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल देख के आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च का एनालिसिस। तो बाइनरी सर्च के एनालिसिस में अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने जो इक्वेशन लिया था उस बेसिस पे हमारी n की वैल्यू हो जाती है j-i+1 की, क्योंकि हम इतने कंसिडरेशन करेंगे, इतने सर्च कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हमें हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो मिलने वाला है। तो रिकरेंस इक्वेशन इसका बनेगा t(n) = t(n-2) + θ(1). कंपेयरिंग दिस टू द जनरल टेम्पलेट फॉर डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम, हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की वैल्यू मिलेगी 2। जो हमने आगे एग्जाम्पल देखा था मास्टर्स मेथड का एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया था कि ये मास्टर्स मेथड का एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी a की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि वो एग्जाम्पल था t(n) डिवाइडेड बाई b प्लस θ(t)(n) और θ(f)(n) भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू हो जाती है 1, b की वैल्यू हो जाती है 2 और c हमारे पास कुछ नहीं है, तो दैट इज़ 0। तो हम अगर उस चीज़ के हिसाब से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी θ(log n). ये नीचे जो इक्वेशन आपको दिया है वो इक्वेशन से आपको ये कंपेयर करना है। तो ये इक्वेशन आपको मास्टर्स मेथड जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब इजीली पता चल जाएगा। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो और एल्गोरिदम याद रखो और आपको थ्योरी उसकी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो बाइनरी सर्च में आपको इतना ही करना है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक ये बाइनरी सर्च के एग्जाम्पल्स है, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप अच्छे से घर से करो। एक असाइनमेंट की नोटबुक बनाओ, वो नोटबुक के अंदर आपको ये बाइनरी सर्च के एग्जाम्पल लिखने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में हम देख लेंगे। उसके बाद आता है द अनदर प्रॉब्लम इज़ मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर्स। मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 डिजिट्स है जो लार्ज इंटीजर है और उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो नॉर्मली हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है 981 और 1234 का, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाने जाऊँगी तो प्रोसीजर बहुत लंबी होगी। तो विद द यूज़ ऑफ मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर हम ये मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए डिजिट सेम होने चाहिए, मतलब 981 है तो मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट का। तो W में मैंने क्या किया, तो सबसे पहला स्टेप हमें कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू सेम लेंथ, जो हमने कर दिया आगे 0 लगा के। उसके बाद हमने उसके हाफ पार्ट में हमें डिवाइड करना है, मतलब 4 नंबर का 4 डिजिट का हमारा वैल्यू है तो हम उसे 2-2 पार्ट में 2-2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। तो W हो जाएगा 09, X हो जाएगा 81, Y हो जाएगा 12 एंड Z हो जाएगा 34। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 10² W प्लस X एंड 10² Y प्लस Z। तो आप W की जगह पे W की वैल्यू लिखो, X की जगह पे X की वैल्यू लिखो, Y की जगह पे Y की वैल्यू लिखो और Z की जगह पे Z की वैल्यू लिखो। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हमें एक आंसर मिल रहा है विच इज़ नथिंग बट आवर मल्टीप्लिकेशन नंबर। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमने एक हाफ साइज़ में जो चीज़ डिवाइड की थी, अब हम उसका कंप्यूटेशन करवाए तो देखो W इंटू Z प्लस X इंटू वाई, ये जो ऊपर आप चीज़ देख रहे हो वो ऑलरेडी आप शायद 10th 12th में करके आए हो। यहाँ पे अगर हम अल्गोरिदम के हिसाब से अगर करने जाए तो यहाँ पे R का जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन के हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हमें इक्वेशन है W प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू W इंटू वाई प्लस W इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये चीज़ से आप आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजीली करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर के लिए आपको दो मेथड्स दिखाई। एक हमने 10² W इंटू वाई प्लस 10² W इंटू वाई इंटू वाई प्लस जेड वाली मेथड देखी और दूसरी है इक्वेशन वाली। अब ये इक्वेशन को इसने अगेन डिवाइड किया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम लार्ज हो गया R वाला, अब R को हमने P Q के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो P में मैंने लिया है Y इंटू जेड, तो उसका आंसर आएगा 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। और Q में लिया X इंटू जेड, उसका आंसर आएगा 81 इंटू 34। अब हमारा R क्या था, तो W प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड था,
तो w प्लस एक्स करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, y प्लस जेड करेंगे तो हमें 46 मिलेगा, तो उसका भी आंसर आ गया। अब ये सारी चीज़ों का आंसर हमारे पास है, जैसे w प्लस एक्स और इंटू वाई प्लस जेड है 4140, तो वो हमने लिख दिया उसकी जगह पे। उसके बाद हमारे पास w प्लस वाई है 108 और x प्लस जेड है 2754, तो 4140 प्लस 2754 प्लस 108 का अगर आप एडिशन करवाओगे और वो करवाने के बाद नीचे जो आपको इक्वेशन दिया है 10⁴ इंटू डब्ल्यू वाई प्लस 10² w डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे 10⁴ क्यों लिया है, क्योंकि आपका नंबर जो है वो 4 डिजिट का था, इसलिए अगर आपका नंबर 3 डिजिट का होगा तो आपको वहाँ पे 3 लेना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट वाले में 10² की जगह पे आपको 10 लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर डिजिट आपको एक्सपोनेंशियल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन अच्छे से याद रख लो। आपको सबसे पहले आर कंप्यूट करना है, आर कंप्यूट हो जाने के बाद आपको ये इक्वेशन में उसकी वैल्यूज़ डालनी है, वो वैल्यूज़ आप डालोगे उसके बाद आपको उसका फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज़ 1210554। एक बार ये स्क्रीन में अभी पोस्ट कर रही हूँ, एक बार अच्छे से इसको देख लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में, पर ये अच्छे से एक बार देख लो। इक्वेशन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, एक आर का इक्वेशन है, पहले वो सॉल्व करो और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम फाइनल इक्वेशन में रख सकते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसके ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार अच्छे से देख लो। अगर 1/100 केसेस अगर आ गया तो ये 7 मार्क्स में आ सकता है, तो आप इसके लिए अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। इसके बाद है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए देखो यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लिकेशंस को 3 में रिड्यूस किया है, मतलब हमने 25% ऑफ कंप्यूटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस कर लिया है। तो इसके लिए इक्वेशन बनता है t ऑफ n इज इक्वल टू 3t(n/2) प्लस d ऑफ n, और हमारा जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए बनेगा n इस पावर ऑफ 2 था, इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n²। अगर n इस पावर ऑफ 4 होता मिनिमम में तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता n⁴। तो ऐसे करके आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करवा सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे वाला जो हमने बाइनरी सर्च किया वो इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से एक बार कर लेना। मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार इसे अच्छे से देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ये जो है इसका मैं आपको ये वाला जो है सेकंड एग्जांपल लिया है और ये 2 स्टेप में ही आपको परफॉर्म करना है। इसका ब्रीफ मैंने समरी रखी हुई है, तो वो अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 81 इज़ योर w, 14 इज़ योर x, सॉरी 14 नहीं, यहाँ पे 44 आएगा, सॉरी 44 इज़ योर मैंने 14 लेके ही एग्जाम्पल किया है, तो आप 8114 ऐसा मान के चलो। तो w इज़ योर 81, x इज़ योर 14, y 76 एंड z इज़ 22। तो उसके बाद हमने p, q और r कंप्यूट कर लिया और उसकी वैल्यूज़ हमने हमारे इक्वेशन में डाली, तो हमें उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाइंग लार्ज इंटीजर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आज के हमारे सेशन में हम इतना ही रखेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम मर्ज सॉर्ट देखने वाले हैं, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, उसका एग्जांपल और उसका एनालिसिस। उसके बाद क्विक शॉर्ट देखेंगे। क्विक शॉर्ट के बाद एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो एग्ज़ाम में आता है, जिसके लिए आपको 11 जितने इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे, पर वो सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।